हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए। जो आपका हिंदी का हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है या हमारी जो यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी तरह की उत्तराखंड हिंदी और जीएस के अलग अलग पेपर, उसमें आज हिंदी की बारी है। हिंदी के इसमें हमने 30 महत्वपूर्ण जो ग्रामर के क्वेश्चन है उनको लिया हुआ है, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में, खासकर जो आपका ईओ का पेपर होना है, अधिशासी अधिकारी और बंदी रक्षक का जो होने हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हमने लिए हुए। तो इसमें शुरू कर रहे हैं। सामान्य हिंदी, किस एक शब्द में अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरणात्मक यानी कि किसी चीज को का अनुकरण करके जो क्रिया शब्द बना हुआ है। तो ये तो है तो सभी क्रिया शब्द। झुठलाना भी क्रिया है। फड़फड़ा, झुठलाना वैसे आपका मूल शब्द झूठ क्रिया नहीं है। फड़फड़ाना क्रिया है, हिनहिनाना क्रिया है, मिमियाना क्रिया है। विभिन्न जानवरों द्वारा की जाने वाली क्रिया शब्द, ये अपने आप में ही क्रिया है, ये किसी से बनी नहीं है। ये जो आपका झुठलाना शब्द है ये क्रिया बना है, लेकिन बना किससे है? झूठ क्या होता है? झूठ आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका जो शब्द बना है, क्रिया शब्द, वो किसी शब्द का अनुकरण करके बना है, इसीलिए ये होगा अनुकरणात्मक क्रिया। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक, तीन चीजें हैं। एक तो उत्तम पुरुष हो, दूसरा क्या हो? बहुवचन हो, और तीसरा क्या हो? संबंध कारक हो। बहुवचन हो और तीसरा तीन चीजें बतानी है। उत्तम पुरुष का मतलब बात को कहने वाला, यानी कि मैं, इसका बहुवचन क्या होगा? हम। और तीसरा क्या है? संबंध, जो रा री रे रा नानी ने बताए। तो ये इसमें उत्तम पुरुष भी है, बहुवचन भी है हमारा, और संबंध वाला। आपका ऐसा ही शब्द है, लेकिन ये क्या है? उत्तम पुरुष नहीं है, अन्य पुरुष हो जाएगा। तुम्हारा भी क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो दो चीजें तो हैं, संबंध और बहुवचन तो इन दोनों में भी है, बट पुरुष एग्जैक्टली इसमें बैठता है, तो ये आपका सही आंसर होगा हमारा। ठीक है। तो पुरुष भी तो तीन प्रकार के होते हैं, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात को कहता है, मध्यम पुरुष जो बात को सुनता है, और जो आपका अन्य पुरुष है जिसके बारे में बात की जा रही है। कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम। गरम, नरक, नरम। समझ गया ना? ये आपके तीनों शब्द हैं तद्भव। तीर्थ शब्द है तत्सम, यानी कि ये जो शब्द आया है ये शुद्ध आपके संस्कृत से आया है, तीर्थ। और जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और वैसे के वैसे ही आए हैं, वो आपके तत्सम होते हैं। बाकी वो तीनों आपके क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य में सर्वनाम होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल, यानी कि इस बात को इस बात के साथ जोड़ने का काम कर रहा है जो। और जो कोई इंसान होगा, ठीक है। जो परिश्रम करेगा, जो का मतलब राम परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब जो किसकी जगह कहा है? राम की जगह, यानी कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। एक तो ये क्लियर हो गया कि ये सर्वनाम है, ये दोनों सर्वनाम है, लेकिन ये इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का काम भी तो कर रहा है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो वह सफल होगा को परिश्रम करेगा के साथ जो जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा? संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह बोलते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। तो ये जो उद्धरण चिन्ह है, किसी वाक्य को उसी रूप में कहने या किसी का आपका जो टाइटल है उसको देने, इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। टाइटल के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, किसी की बात को कोट करने के लिए क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि दोहरा आपका उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह, तो इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे इस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस रूप में, यानी कि ऐसे होता है, फिर हमने बात लिखी, फिर ऐसे होता है। ठीक है, और सिंगल वाला ऐसे होता है, फिर बात लिखी ऐसे। ठीक है, चलो अगला, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। उक्त वाक्य में, उक्त वाक्य रचना के आधार पर क्या होगा? रचना के आधार पर तीन ही होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र। अब यहां देखिए,
जल्दी चलिए, एक वाक्य बहुत देर हो जाएगी, दो वाक्य। यस, ये वाक्य इस पर निर्भर नहीं है, ये वाक्य इस पर निर्भर नहीं है, दोनों स्वतंत्र वाक्य। जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, दोनों आपस में स्वतंत्र हो, तोड़ने पर अपना पूर्ण अर्थ रखते हो, तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। क्या होता है? अन्यथा लगा करके संयुक्त, अव्यय लगा करके संयुक्त वाक्य। मान लो ये एक उपवाक्य होता, ये एक उपवाक्य होता और ये इसके बिना पूरा नहीं हो रहा होता, तो वो मिश्र हो जाता, और एक ही उपवाक्य होता तो वो सरल होता। अगला क्वेश्चन है, आपने नौकरी पाने का एक अच्छा संयोग खो दिया, उक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अब ये वाक्य तो है ही, आपने नौकरी पाने का अच्छा संयोग खो दिया, तो इस वाक्य में कैसी गलती है कह रहा है? पदक्रम की, यानी कि कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ है, शब्द चयन की, यानी कि कोई गलत शब्द का चयन तो नहीं हुआ है, वचन की, या कारक संबंधी। तो इसमें वचन और कारक की तो नहीं लग रही है, पदक्रम की, शब्द से चयन की होगी। देखो, आपने संयोग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अवसर। आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, तो इसका मतलब ये सही होता। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा वाला है? दूसरा। अगला क्वेश्चन है, आलस्य भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। आलस्य एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये एक मन का भाव है। अब इससे क्या बनेगा? विशेषण शब्द। विशेषण शब्द क्या बनेगा? आलसी। आलसी क्या हो गई? विशेषता हो गई। राम आलसी है, यानी कि राम की विशेषता क्या है? आलसी होना। ठीक है, अगर आप कहोगे राम को आलस्य आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आलस्य अपने आप में एक भाव है, जबकि आलसी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला या गुण या दोष हो सकता है उसका, यानी कि गुणवाचक क्या हो सकता है? विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा आलसी। क्या होगा सही आंसर इसका? आलसी। अगला क्वेश्चन है, यह मूंग और मसूर की दाल कहावत का सही अर्थ। यह मूंग और मसूर की दाल मतलब छोटी मोटी चीजों को भाव नहीं देना। इसका मतलब क्या हुआ? योग्यता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि छोटी मोटी चीजों को क्या, यानी कि अपनी योग्यता के अनुसार चीजों को नकार देना, बल्कि उससे अधिक की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? महात्मा शब्द, अगर महात्मा शब्द को लोगे तो क्या होगा? महान है जो आत्मा, तोड़ने पर। तो तोड़ने पर अगर क्या कारक चिन्ह नहीं निकलता है तो तत्पुरुष समास तो होता नहीं है। महात्मा शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है नहीं, तो महान धन आत्मा से बना है। महान धन आत्मा, आत्मा क्या है? विशेष्य, यानी कि कोई संज्ञा शब्द है, और महान क्या है? उसकी विशेषता। जब पहला पद विशेषता हो, दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, इस आत्मा की विशेषता क्या है? महान होना। तो क्या होता है? कर्मधारय। कर्मधारय समास होगा। बट कर्मधारय कभी कभी क्या बन जाते हैं? बहुब्रीहि भी बन जाते हैं, जैसे नीलकंठ। नीला गला कहने की जगह शिव कह दिया जाता है, तो महात्मा को अलग प्रयोग। महात्मा का मतलब महात्मा गांधी से नहीं है, ये ध्यान रख लेना। महात्मा गांधी का नाम नहीं है, वो तो उनकी एक उपाधि मात्र है। तो महात्मा शब्द का बहुब्रीहि नहीं होगा, ये आपका कर्मधारय ही होगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाबा ने राम को डंडा मारा। इसमें दो कारक चिन्ह है। बहुत सारी जगहों पर इसमें क्या कर्ता कारक भी होता है, लेकिन यहां देखो, बाबा ने राम को डंडा मारा, यानी कि बाबा के जो क्रिया करी मारने की, उसका फल राम पर पड़ा। और राम के साथ कौन सा कारक चिन्ह है? राम के साथ कौन सा कारक चिन्ह है? को। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसका क्या होगा? कर्म। ने का यहां पर आपका उपयोग नहीं होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, वाक्य में कौन सा पदबंध होगा? अयोध्या के राजा दशरथ, पदबंध देख लो। जब किसी एक से अधिक पदों का उपयोग केवल एक पद के लिए किया जा रहा हो, जैसे अयोध्या के राजा दशरथ, अगर यहां पर ये केवल दशरथ ही लिखता ना, तब भी काम हो जाता, दशरथ के 4 पुत्र थे। लेकिन शब्द कितने लिखे? अयोध्या के राजा दशरथ, 1 2 3 4 शब्द। तो ये 4 जो पद हैं वो केवल एक पद के लिए काम कर रहे हैं। जब ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक पद एक पद के लिए काम करें, तो उसे बोलते हैं पदबंध। तो ये तो हो गया पदबंध। अब कौन सा पदबंध होगा? प्रकार बताना है। तो पदबंध का जो प्रधान पद होता है, किसकी बात हो रही है? दशरथ की। अयोध्या भी संज्ञा शब्द है, किसी स्थान का नाम क्या है? संज्ञा। दशरथ किसी का नाम है, तो संज्ञा।
तो जब किसी पदबंध का प्रधान पद क्या होता है, संज्ञा होता है, तो वो क्या होता है, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, माताजी बाहर गई हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? माताजी बाहर गई हैं, माताजी बाहर गई, जाना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है, बाहर गई है। क्रिया क्या होगी, या तो किसी स्थान पर होगी, या किसी समय में होगी, या किसी मात्रा में होगी, या किसी निश्चित विधि से होगी, चार ही तरह से होगा, यानी कि कालवाचक, स्थानवाचक, विधिवाचक, परिमाणवाचक। तो इसमें क्या है, क्रिया होने का स्थान बता रहा है, बाहर क्या है, एक स्थान है, तो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला, कौन सी ध्वनि कंठ है, यानी कि सीधे गले से निकलती है? उ कंठ नहीं है, ओष्ठ है। अ में केवल किस पे जोर पड़ रहा है, गले में, केवल किस में जोर पड़ रहा है, गले में, तो इसका मतलब ये कंठ ध्वनि है। ई कंठ और तालुक दोनों, ई तालव्य है, कंठ तालव्य है, बड़ी ई भी क्या है, ई कंठ तालव्य, तो इसका मतलब अ क्या है, इसमें से कंठ ध्वनि है जो सीधे गले से निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है हिंदी भाषा में ध्वनियां? दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन, दो ही तो हैं, फिर उनके अपने विभाजन है, लेकिन ध्वनियों को हम दो भागों में रखते हैं वर्णमाला में, यानी कि वर्णों को, ध्वनि चिन्ह को ही तो वर्ण कहा जाता है। दो ही प्रकार के वर्ण तो होते हैं, एक आपका स्वर होते हैं और एक आपके व्यंजन होते हैं। कौन सी एक अशुद्ध ध्वनि है? प्रज्वलित सही है, पारलौकिक भी सही है, उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या है, सही है, ज्योत्सना, ज्योत्सना की सही वर्तनी ये होगी, इसका मतलब ये गलत है, यही सही आंसर होगा, ये इसका सही ध्वनि। 100 पूरा नहीं होता है, आधा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति शब्द में कौन सी संधि होगी? व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति किससे बना है? वी धन उत्पत्ति, वी धन उत्पत्ति, लास्ट पद का अंत किसमें हुआ? छोटी ई में, अगले पद का ऊ में, क्या बनेगा? यू, क्या बनेगा? यू, यानी कि यण संधि, ठीक है। तो देखो, वो से अगर ई की मात्रा हट गई तो आधा वो रह गया, और ई और ऊ मिलकर के यू बन गए हैं, बाकी तो वही है। तो वो को आधा लिखने की सुविधा ऐसे है, क्या बन गया? व्युत्पत्ति, यानी कि ई धन ऊ बराबर यू, यण संधि। य और वो किस में बनते हैं? दो स्वरों को मिलके यण संधि। अगला क्वेश्चन है, आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी शब्द, आदमी शब्द आया है अरबी भाषा से, किससे आया है? अरबी से। आदमी किस भाषा का शब्द है? अरबी, यानी कि देसी, विदेशी शब्द है, आगत शब्द जिसे बोलते हैं। अगला, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड मतलब तोड़ने पर खत्म हो जाए, जैसे ये है फूल, फूल एक शब्द है, ये आपका एक रूढ़ शब्द है, अगर इसे तोड़ेंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा। सार्थक मतलब अर्थ नहीं रह जाएगा, सार्थक का मतलब अर्थ होना चाहिए, निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं है, ना तो फू का अर्थ है ना लौ का अर्थ है। जैसे हम मान लो ये लिखते गौशाला, अगर इसको तोड़ दें तो ये गौ मतलब गाय, शाला मतलब घर, तो ये तो निरर्थक नहीं हो रहा है तोड़ने पर, इसका मतलब यौगिक शब्द है। अगर इसको हम तोड़ें तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे आपने राम लिखा, तो राम धनमो दो शब्दों से मिलकर के बना, ना तो रा का अर्थ है ना मौ का अर्थ, तो यानी कि ये आपका कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द, यानी कि वे शब्द जिन्हें सार्थक खंड न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजस्वी शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा। ओजस्वी शब्द, ओजस्वी, तेजस्वी, ये तो इसका पर्यायवाची है। मलिन, गंदा, ये भी सही नहीं हो। कांतिहीन, ओजस्वी का मतलब जिसमें चमक हो, कांतिहीन का मतलब जिसमें चमक न हो, यही इसका सही आंसर होगा। अगला, कुंदन शब्द का पर्यायवाची होगा मतंग, हेम, स्वजन और रोशन। कुंदन का मतलब आपका शीतलता प्रदान करने वाले से होता है, तो शीतलता प्रदान करने वाला क्या है इसमें से? हेम। कुंदन का सही पर्यायवाची क्या होगा? हेम होगा, तो ये इसका सही आंसर है। कुंदन का मतलब शीतलता प्रदान करने वाला। कौन सा एक संज्ञा से निर्मित विशेषण है?
मूल रूप से संज्ञा है लेकिन यहां विशेषण बन गया है। चलता, चल, धातु यानी कि क्रियापद है। प्यारा, प्यार, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। रंगीन, रंग क्या होगा, रंग क्या होगा, विशेषण। रंग रूप क्या बताता है, विशेषण। ऊंचा यानी कि किसी का ऊंचाई बता रहा है, यानी कि विशेषण। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई भी विशेषण ही होती है। तो ये विशेषण शब्द, ये क्रिया शब्द, ये विशेषण शब्द, ये क्या है, संज्ञा शब्द। कौन सा, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो प्यार शब्द से प्यारा बना है, तो प्यार शब्द अपने आप में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो प्यारा क्या होगा, उसका विशेषण शब्द। बिना फलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, अनिमेष। अनिमेष तो है नहीं, हाँ, निनिर्मेष, एक ही बात है। निनिर्मेष भी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक किसको बोलते हैं, अंक? गोत को भी बोलते हैं, संख्या को भी बोलते हैं, अंग को भी बोलते हैं, सॉरी, हाँ, चिन्ह को नहीं बोलते। चिन्ह को अंक नहीं बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अंक। अंक लगाना मतलब गले लगाना। अगला, कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में ऋतु आ गई, ऋतु चली गई, हाँ, स्त्रीलिंग यही हो गया। इसका वाक्य में प्रयोग करते ही पता चल जा रहा है कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है। पंडित, पढ़ लिख कर पंडित बन गया, यानी कि पुल्लिंग। हंस, हंस सफेद रंग का होता है, यानी कि पुल्लिंग, होती है नहीं। आचार्य, आचार्य हमसे बड़े हैं, यानी कि पुल्लिंग। आचार्य हमसे बड़ी है नहीं, बड़ी होता तो स्त्रीलिंग होता। तो ये सब पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। मित्र शब्द का बहुवचन होगा। मित्र शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा? मित्र के पीछे क्या लगाया जा सकता है? मित्रगण। मित्रगण, गण लगाने से ये सही बन जाएगा, मित्र शब्द बहुवचन बन जाएगा। राम संसार में सबसे अच्छे राजा थे, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? विशेषण की तीन ही अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो, मूल का मतलब क्या है, राम अच्छे राजा थे, राम अच्छे राजा थे, ये मूल अवस्था, यानी कि व्यक्ति की अपनी की विशेषता। अब जब तुलना हो रही है अपने से, तो ये हो गया मूल अवस्था। उत्तरावस्था क्या होगा? राम रावण से अच्छे राजा थे। अब क्या हो गया है, किसी एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति की तुलना, तो ये क्या हो गई, उत्तरावस्था। अब उत्तमावस्था क्या? सबसे अच्छे, यानी कि उनकी तुलना में दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तमावस्था। तो संसार के सबसे अच्छे राजा मतलब उनकी तुलना में कोई नहीं था, यानी कि तुलना का स्तर ऊपर पहुंच गया है। जब सारे लोगों के साथ तुलना क्या हो गई है, होने लग गई है, तो आपका उत्तमावस्था। एक की एक के साथ हो तो उत्तरावस्था, खुद की विशेषता बताए तो मूलावस्था, एक की विशेषता बताई जाए। अगला, मेरे पास एक पुस्तक है, वाक्य में काल होगा। मेरे पास एक पुस्तक है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। है तो पुस्तक, पुस्तक है, वर्तमान की बात कर रहा है। मेरे पास एक पुस्तक है, तो क्या होगा, सामान्य वर्तमान। क्या होगा, सामान्य। सामान्य रूप से वर्तमान काल में कोई वाक्य बोला है उसने। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, वाद के पीछे आगे लगा है उप। पराजय, जय के आगे लगा है परा। प्रभाव, भाव के आगे लगा है प्र। ओढ़ना, धना कोई शब्द नहीं है, ओढ़ना अपने आप में क्या है, ओढ़ शब्द, इसमें प्रत्यय तो है, उपसर्ग नहीं है। ओढ़ शब्द क्या, प्रत्यय, ओढ़ शब्द से ओढ़ना बना है, तो प्रत्यय तो है, उपसर्ग नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, तो यहां पर रमेश करता है, सुरेश कर्म है, पुस्तक भी कर्म, ये तो द्विकर्मक है, बल्कि कर्म क्या। माली पेड़ों को पानी देता है,
माली यहाँ कर्म है, पेड़ भी करता है माली, पेड़ भी कर्म है, पानी भी कर्म है, और देना क्या है? क्रिया। ये भी द्विकर्मक है। बीना ने पानी पिया, बीना करता है, पानी कर्म है, पीना क्रिया है। बच्चा जोर से हंसा, तो बच्चा जोर से हंसा, ये हंसने का प्रकार है, ना कि क्रिया। किसी माध्यम, ये माध्यम नहीं है क्रिया होने का। जोर लगाना क्या है? विधि है, यानी कि क्रिया विशेषण तो है ये, लेकिन कर्म नहीं है। तो बच्चा कर्ता हो गया और हंसना क्रिया हो गई, जोर उसका क्रिया विशेषण हो गया, कर्म नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? अकर्मक, जिसमें कर्म न हो। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन है हिंदी के। आपको कैसे लगे हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम आगे भी आपके लिए ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। अपनी उत्तराखंड की परीक्षाओं के साथ तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके परीक्षा में उपयोगी हो सकती हैं, वो हम जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।